जय श्री राम साथियों। अब भागने का वक्त आ गया, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब सिर्फ 57 बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। कितने दिन? 57 दिन। तो अब हम बीएस निकी को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और लगभग एक एक चैप्टर डेली करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम इकोनॉमी का एक चैप्टर ले लेते हैं और इसको यहीं पे याद करने की कोशिश करना, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है भाई अब, ठीक है। इस बार किसी भी हाल में हमको क्या करनी है? जॉब लेनी है, ठीक है। चलिए देखिए, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में पाई जाने वाली संपूर्ण मृदा को 8 भागों में बांटा है, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? उत्तराखंड की भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, ठीक है। इसको हम मिट्टी को विस्तार में दूसरे उसमें करेंगे, इसमें हम ख्याल लिया उत्तराखंड के करेंगे, ओके। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को, ठीक है। 16 जुलाई 1929 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। जो ICAR है यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसने मिट्टी को बांटा था भारत की 8 भागों में, उसकी स्थापना हुई 1929 में, ठीक है। 1929 में कब हुई? हरेले के दिन हुई, ठीक है। जो 16 जुलाई है, इस दौरान पे हरेला मनाया जाता है, ठीक है। हरेला, तो हरेले के दिन हुई क्या? 1929 में स्थापना किसकी? ICAR की। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। चलिए, जो पर्वतीय भागों की मृदा है उसका पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में होता है, ठीक है। तो पर्वतीय भागों के मृदा का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से 6.5। तो ये कैसी मृदा हुई? पर्वतीय भागों में पाई जाने वाली अम्लीय हुई, ठीक है। अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय होती है, और 7 में उदासीन होती है, 7 से ज़्यादा में क्षारीय होती है, ठीक है। तो हमारे उत्तराखंड की मृदा कैसी है? अम्लीय है। तो कितना है पीएच हमारा? 5.5 से 6.5, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि उत्तराखंड में जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनमें पुरानी को बांगर और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। अच्छा, जलोढ़ में मिट्टी पाई कहाँ पे जाती है? जहाँ पे गंगा के मैदान अवसाद बहा के लाते हैं, उन्हीं से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इस एरिया में यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और इसमें से भी जो नई जलोढ़ होगी उसको खादर बोलेंगे, जो पुरानी जलोढ़ है उसको बांगर बोलेंगे, ठीक है। नई को खादर, पुरानी को बांगर, ऐसे याद करो, क्योंकि आजकल नया स्टाइल चला है खादी कपड़े पहनने का, ठीक है। खादी, जो नेता लोग होते हैं ज़्यादातर खादी पहनते हैं ना, तो नई खादर, पुरानी बांगर, जैसे याद करते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। जो दोमट मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें धान और गेहूं की खेती होती है। राज्य में पाई जाने वाली मृदा को पर्वतीय मृदा के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। देखिए, जो दोमट मिट्टी है वो क्या होती है? उपजाऊ होती है, किसके लिए? गेहूं और धान के लिए। और जो हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है जो मिट्टी, कैसी है? पर्वतीय मिट्टी है, ठीक है। उसको पर्वतीय के अंतर्गत रखा है। पीएच कितना है? 5.5 से 6.5, ठीक है। 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.5, ठीक है। चलिए, भारत में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में? लाल मिट्टी। जबकि उत्तराखंड में यह मिट्टी पर्वतीय ढालू में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होने का कारण इसमें लौह ऑक्साइड का पाया जाना है, ठीक है। देखिए, जो लाल मिट्टी है सेकंड ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है उसमें कौन सी है? भारत में लाल मिट्टी है, ठीक है। और फर्स्ट में सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती थी? भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में तो कम पाई जाती है जलोढ़। और ऐसी लाल मिट्टी है जो दूसरी ज़्यादा पाई जाती है देश में, लेकिन उत्तराखंड में ये भी कम पाई जाती है। और देखिए, लाल मिट्टी, जैसे जो घरों को लीपने के लिए भी लाल मिट्टी का यूज़ करते हैं ना, फिर उसके ऊपर से जो ऐपण वाला डालते हैं, तो उसको लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, मतलब पर्वतीय ढालों पर ही जाना पड़ता है, ठीक है। मतलब वो हर जगह नहीं पाई जाती, तो वो यहाँ पर्वतीय ढालों में पाई जाती है, ठीक है। और जो उसका लाल रंग होता है, क्यों होता है? लौह ऑक्साइड के कारण, ठीक है। फेरस ऑक्साइड, FeO2 समथिंग कुछ फार्मूला बनेगा यार, ऐसे याद मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है, ठीक है। इस तीसरी कौन सी? काली मिट्टी है। और इसे क्या कहते हैं? रेगुर मृदा या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को, ठीक है। देखिए, काली मिट्टी में क्या पाए जाते हैं? मतलब कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? काली कपास मिट्टी भी बोलते हैं और रेगुर मृदा बोलते हैं। देखिए, फर्स्ट में कौन सी थी भारत में? जलोढ़, सेकंड में लाल, तीसरे में काली, ठीक है। और जलोढ़ हमने देखी उत्तराखंड में जो मैदानी इलाके थे उधर ही थी। लाल पर्वतीय ढालों में पाई जाती है और लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। और जो तीसरी काली मिट्टी है इसको काली कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और दोमट मिट्टी क्या थी? दोमट मिट्टी किसके लिए उपजाऊ थी? गेहूं और चावल के लिए, ठीक है। चलिए,
और तराई क्षेत्रों में, राज्य के तराई क्षेत्रों में दलदली मृदा पाई जाती है जो गन्ने व धान के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, जो तराई क्षेत्र है उनमें कैसी मिट्टी पाई जाती है? दलदली मिट्टी। और किसके लिए उपयुक्त है? गन्ने और धान के लिए। दलदली यानी कि जहाँ पे मतलब पानी की मात्रा रहती है। ठीक है, जैसे तराई वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता होती है ना, क्योंकि अगर ऊपर से मतलब नदी आ रही है तो फिर उसके बाद भाबर में तो वो अपने कंकड़ पत्थर वगैरह छोड़ के चली जाती है। फिर तराई वाले क्षेत्रों में पतले कण होते हैं और इसमें पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तराई वाले क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं यानी कि दलदली जगह होती है और जहाँ पर भी खोदो तो वहाँ से पानी निकलने लगता है तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए, तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता किसको होती है? धान को होती है और गन्ने को होती है। ठीक है, तो इसलिए जो दलदली मृदा है वो किसके लिए उपयुक्त होती है? गन्ने और धान के लिए। कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए राज्य की शिवालिक श्रेणियों में, शिवालिक श्रेणी देखिए, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक है, लास्ट में ये शिवालिक श्रेणियाँ आती है। जो शिवालिक श्रेणियाँ है इसमें टर्शरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, शिवालिक श्रेणियों में टर्शरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और जो नैनीताल का भीमताल क्षेत्र है वहाँ पे क्वार्ट्ज और ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये PYQ है। ठीक है, इस पर मजाक मत करना, PYQ है। ठीक है, ये भीमताल क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्वार्ट्ज एवं ज्वालामुखी मिट्टी। ठीक है, और टर्शरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? शिवालिक श्रेणी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जैविक कृषि विधेयक 2019 में, जैविक कृषि विधेयक कब आया? 2019 में आया राज्य में। ठीक है, जनवरी 2020 में राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, देखिए, अगर जैविक कृषि एक्ट बोलेंगे, जैविक कृषि एक्ट यानी कि जैविक कृषि अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य कौन है? हमारा उत्तराखंड। और अगर पहला जैविक राज्य बोलेंगे तो कौन हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, फर्स्ट जैविक राज्य सिक्किम, सिक्किम। जैविक राज्य कौन है? सिक्किम है। और जैविक एक्ट बनाया जिसने, एक्ट बनाने वाला कौन? उत्तराखंड। कब आया जैविक एक्ट उत्तराखंड में? 2019 में आया। और मंजूरी कब मिली? जनवरी 2020 में। किसने दी? राज्यपाल महोदय ने। और उत्तराखंड क्या बना? एक्ट बनाने वाला पहला राज्य बना देश का। ठीक है, चलिए उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद 2003 में बनी है। कहाँ? पंतनगर में। ठीक है, उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक परिषद। ठीक है, जो बायोटेक काउंसिल है कब बनी थी? 2003 में बनी। कहाँ बनी? पंतनगर में। ठीक है, बायोटेक काउंसिल कहाँ बनी? 2003 पंतनगर में। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद कहाँ बनी? 2003 पंतनगर। कृषि विधेयक कब आया था? 2019 में। ठीक है, मंजूरी कब मिली? जनवरी 2020 में। कृषि एक्ट बनाने वाला फर्स्ट राज्य। शिवालिक श्रेणी में कैसी मिट्टी पाई जाती है? टर्शरी। भीमताल क्षेत्र में क्वार्ट्ज और ज्वालामुखी मिट्टी। तराई क्षेत्र में दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? गन्ने और धान के लिए। तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी थी। काली को क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा और काली कपास मृदा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। और ये पर्वतीय मृदा का pH कितना होता है? 5.5 से 6.5। और ICAR की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। अरे लेकिन पता है डेट? वो बताओ, सन बताओ। 1929 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में। ठीक है, ये रिवाइज भी हो गया हमारा। चलिए, और उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टे में देने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, कृषि भूमि को पट्टे में देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जल आगम विकास परियोजना या ग्राम्या योजना चलाई जा रही है। ठीक है, जो ग्राम्या योजना है, ठीक है, ग्राम्या योजना क्यों चलाई जा रही है? जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर भूक्षरण और पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, जो उसको रोकने के लिए। ठीक है, और ग्राम्या का फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना। उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना। देखिए, ग्राम्य से तो हम अनुमान लगा लेंगे। बाई चांस अगर ये पूछ दिया उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना किससे संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्रों से है। पर्वतीय क्षेत्रों में किस चीज़ से? भूक्षरण पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए। ठीक है, तो ग्राम्य किससे संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण को रोकने के लिए, पर्यावरण ह्रास के बारे में। ठीक है, तो क्या है ग्राम्य का फुल फॉर्म? उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना। उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना। ठीक है, इतना हो गया। चलिए लास्ट पॉइंट देखिए इसका, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का आकार 0.847 हेक्टेयर, 0.847 हेक्टेयर। ठीक है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त राज्य की समस्त जोतों का आकार कितना? 0.847 हेक्टेयर, 0.847 हेक्टेयर। कब की है गणना? 2015-16 के अनुसार। ठीक है, जो जितनी भी जोते हैं उन सब का आकार है। ठीक है, इतना। चलिए
अब हम देखेंगे राज्य में जो कृषि और फसलें हैं इनके बारे में, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि का स्वरूप मात्र निर्वाह है, ठीक है। मात्र निर्वाह है, ठीक है, ना कि बिजनेस के लिए नींव होती है, बस खाने पीने के लिए इतनी तरह की कृषि होती है, ठीक है। चलिए, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर कृषि जीवन का आधार है। मैदानी क्षेत्र जैसे उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, इन साइड को मतलब गेहूँ वगैरह मतलब कृषि का वैसे मतलब क्या कहते हैं एज अ बेचने के लिए इस तरह से जीवन का आधार है, ठीक है। और खाली निर्वाह कहाँ पे है? पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में पिथौरागढ़ हो गया, धारचूला, मुंशियारी ऊपर साइड को, ठीक है, उस तरफ को ज़्यादा खेती नहीं होती है। और देखिए, राज्य ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्वयं को जैविक राज्य घोषित किया है, ठीक है। राज्य ने खुद को क्या किया है? जैविक राज्य घोषित किया है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, मुझे बताओ, जैविक कृषि विधेयक कब आया था? जैविक कृषि एक्ट, जैविक कृषि अधिनियम अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 2019 में आया था, ठीक है। और जैविक कृषि अधिनियम या विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड था, ठीक है। और उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद कब बनी थी? 2003 में। कहाँ? पंतनगर में, ठीक है। चलिए, अच्छा, और चलिए ये तो हो गया। राज्य की कितनी जनसंख्या ग्रामीण है? ग्रामीण है 69.77%, ठीक है। 69.77%, लगभग 70% जनता क्या है हमारी? ग्रामीण है, ठीक है। लगभग 70% क्या है? ग्रामीण है। और बाकी की 30% क्या है? शहर नगरीय है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या पूछी थी लास्ट टाइम पे, कितना परसेंट है, ठीक है। तो नगरीय का रेशियो कम है एज़ कम्पेयर टू ग्रामीण, क्योंकि हमारा मतलब उत्तराखंड में ही नहीं, हमारे देश में जो भी जितने ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर लोग गांव में ही निवास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है? तो नगरीय जनसंख्या कितनी है हमारी? 30.23 यहाँ हो गई, तो बाकी उधर कर दो 69.77, ये क्या हो गई? ग्रामीण, ठीक है। 69.77 ग्रामीण, 30.23% शहरी, ठीक है। चलिए, ये 23 नहीं बोलते, मुझे पता है, ठीक है। ये मत बोलना कि 0.23 ऐसे बोलना था, बस याद करो जैसे याद होना है, ठीक है। और बहाने मत करना, प्लीज़ बहाने मत करना, क्योंकि टाइम नहीं है अब। क्योंकि अगर देखिए, अगर इस बार एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर कभी नहीं निकलेगा, ये सोचो। सोचो, क्या बात भी सही है। 2022 से 2026 में एग्जाम हो रहा है, 2026 में हो रहा है, अब 2032 में होता तो पढ़ते रहोगे तब तक, ठीक है। और कुछ काम नहीं है, चलो ध्यान से पढ़ो। देखो, नई कृषि नीति कब आई? 2011-12 में, ठीक है। उत्तराखंड में नई कृषि नीति कब आई? 2011-12 में, समझ गए? नई कृषि नीति कब आई उत्तराखंड में? 2011-12 में, ठीक है। मजाक में आ गई ना? अच्छा बताओ, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 69.77%, ठीक है। चलिए, अच्छा देखो, पर्वतीय भागों में कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सिंचाई सुविधा के आधार पर 3 भागों में कौन कौन? तालाब, उपराऊ, इजरान, ठीक है। तालाब, उपराऊ, दोयम। और इसमें भी से तालाबों को 3 भागों में, उपराऊ को 2 भागों में बांट रखा है। तालाब थी शिरात, पणचर और शिमार। शिमार को गजार भी बोलते हैं। शिरात, पणचर और शिमार या गजार। फिर उपराऊ को भी उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम। और जो तालाब भूमि है पर्वतीय भूमि से 1.5 गुना अच्छी मानी जाती है। तालाब भूमि भी पर्वतीय भूमि से अच्छी मानी जाती है। और उपराऊ में भी उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम 2 होते हैं। और उपराऊ अव्वल भी ज़्यादा अच्छी होती है, किससे? उपराऊ दोयम से, ठीक है। चलिए, और तालाबों में कौन सी थी? शेरात, पणचर और शिमार। जो शेरात होती है वो जलोढ़ मिट्टी, जो नज़दीक, जो नदी घाटी के नज़दीक तलहट्टी के पास वाले इलाके होते हैं वहाँ पे मिलती है, कौन? शेरात वाली। और पणचर वाली जो वर्षा जल पे निर्भर होती है उसको बोलते हैं पणचर। और तीसरा शिमार या गिजार, जिसमें जो दलदली मिट्टी होती है एक तरह से, मतलब जिसमें हमेशा जल होता है, मतलब हमेशा पानी रहता है, तो उसको बोलते हैं शिमार गिजार। धान वगैरह के लिए अच्छी होती है ये वाली, ठीक है, शिमार वाली। चलो देखो, आगे लिखा भी होगा, वह भूमि जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तालाब भूमि कहते हैं, ठीक है। तालाब भूमि जो उपराऊ है, उस देखिए सिंचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था किस में पाई जाती है? तालाब में। और तालाब के बाद फिर उपराऊ, उपराऊ में फिर के बाद इजरान। इजरान तो कटीली होती है, इसमें कांटे कांटे होते हैं, इसमें कुछ खास वो नहीं होता है, ठीक है। तो जो उपराऊ है, उपराऊ 3 गुना अच्छी होती है, किससे? तालाबों से, ठीक है। उपराऊ से 3 गुना ज़्यादा अच्छी कौन होती है? तालाब। उपराऊ से 3 गुना अच्छी तालाब, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था है भाई। तालाब को 3 उपवर्गों में बांटा जा सकता है, जिनमें से शेरा यानी कि शेराज भी बोलते हैं, शेरा भी बोलते हैं, जिसमें जल की अधिक प्रचुरता वाली उत्तम जलोढ़ भूमि, ये हमने बात कर दी, ठीक है। और पणचर, आंशिक जल पूर्ति वाली मध्यम भूमि, ठीक है। पणचर क्या थी? आंशिक जल पूर्ति वाली मध्यम भूमि, और वर्षा जल पे निर्भर रहती है पणचर वाली, ठीक है। और शिमार जो निरंतर जल प्लावित रहने वाली भूमि, ठीक है। शिमार कौन सी? जिसमें गिजार भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसमें निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है और धान के लिए उपयुक्त होता है ये, ठीक है। चलिए, उपराऊ भूमि,
जो उपराऊ भूमि है ये पर्वतीय क्षेत्र के ऊपरी भागों में पाई जाती है, ठीक है। उपराऊ भूमि पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी भागों में पाई जाती है जहाँ सिंचाई सुविधा की कमी पाई जाती है, ठीक है। उपराऊ भूमि पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी भागों में पाई जाती है, यहाँ सिंचाई सुविधा में कमी पाई जाती है, ठीक है। उपराऊ भूमि है। उपराऊ भूमि को दो वर्गों में बांट रखा है, किसमें? उपराऊ अव्वल और उपराऊ दोयम, ठीक है। ये पर्वत के ऊपरी भागों में कौन सी भूमि पाई जाती है? ऊपरी, पर्वत के ऊपरी यानी कि उपराऊ, ठीक है। चलिए, और जंगलों के बीच पाई जाने वाली अपरिपक्व पथरीली भूमि को क्या कहते हैं? इजरान कहते हैं, ठीक है। अपरिपक्व पथरीली भूमि को क्या बोलते हैं? इजरान बोलते हैं। और ये मतलब वो होती है, कांटे होते हैं इसमें, ठीक है। और देखिए, इजरान भूमि जिसे कटील भूमि भी कहते हैं, इजरान भूमि को क्या कहते हैं? कटील भूमि भी कहते हैं। निम्न श्रेणी की भूमि होती है, ठीक है। निम्न श्रेणी की भूमि होती है कौन सी? इजरान। और इजरान को राजस्व अभिलेखों में उखड़ भूमि कहा जाता है, ठीक है। इजरान को राजस्व अभिलेखों में क्या कहा जाता है? उखड़ भूमि। एक सेकेंड रुकिए, हाँ। अच्छा, मेरे को बताओ तब तक, जैव प्रौद्योगिकी परिषद कब बना? जल्दी बताओ। 2003 में। कहाँ पे? पंतनगर में, ठीक है। अच्छा, टर्शरी प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? शिवालिक में। और भीमताल में कौन सी थी? ज्वालामुखी और क्वार्टजाइट, ठीक है। ज्वालामुखी और क्वार्टजाइट। अच्छा, जो मैंने लास्ट क्लास थी उसमें वो एक चीज़ करेक्ट कर लेना यार, वो मैं अभी देख रही हूँ। देखिए, जो इजरान भूमि है उसको कहते हैं, ठीक है, उखड़ भूमि और कटील भूमि, ठीक है। उखड़ भूमि किसको कहते हैं? इजरान को बोलते हैं। उसमें मैंने उपराऊ को बोल दिया, ठीक है। उपराऊ को नहीं बोलते हैं उखड़, ठीक है। किसको बोलते हैं? इजरान को बोलते हैं। इजरान को उखड़, ठीक है। इजर क्या? उखड़ गया, ठीक है। ऐसे याद रखो, नदवा इजर उखड़ गया, ऐसे करके, जो भी है, बाप रे क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इजर क्या हो गया? उखड़ गया, ऐसे करके। इजर को क्या बोलते हैं? उखड़। कहाँ पे? राजस्व अभिलेखों में, ठीक है। देखिए, क्या बनना है आपको? राजस्व अधिकारी तो बनना है। राजस्व ये क्या बोलते हैं? रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर। किसको बोलते हैं? RSI पटवारी को बोलते हैं, ठीक है। रिवेन्यू सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यही बनना है। तो राजस्व अभिलेखों में क्या बोलोगे? इस इजरान भूमि को उखड़ भूमि बोलोगे, ठीक है। भूमि की नापी करनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पर्वतीय भागों में गाँव के निकट वाली भूमि को क्या कहते हैं? घरिया भूमि कहते हैं, ठीक है। जो पर्वतीय भागों में गाँव के निकट वाली भूमि है इसको क्या कहते हैं? घरिया भूमि। और जंगलों के निकट वाली भूमि को क्या कहते हैं? बुनिया या बन्नी भूमि। और जो गाँव के बीच में उसको बिचलिया, ये तो पता है तुमको, ठीक है। चलो, समुच्चय खेती को क्या कहते हैं? कंटूर फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। समुच्चय खेती को क्या कहते हैं? कंटूर फार्मिंग। ऐसी खेती कम नमी वाली भूमि पर की जाती है, ठीक है। ऐसी खेती कम नमी वाली भूमि पर की जाती है। ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से देख रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा हल्ला नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई, इतना समझाया जा सके, ठीक है। फैक्ट में ध्यान दो, आप कॉन्सेप्ट भी बनाओ हालांकि, लेकिन ज़्यादा याद करने पे ज़्यादा फोकस करोगे। चलिए, अधिक ढालू भूमि पर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? सीढ़ीदार खेती कहते हैं। इसमें आड़ी जुताई की जाती है, ठीक है। ये भी पता है हमको। पर्वतीय क्षेत्रों में 15% तक की भूमि को ढालू बनाया जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत की भूमि को ढालू बनाया जा सकता है? आएगा तो कितना बोलोगे? 15%, ठीक है। शायद से आया भी हो, ऐसा लग रहा है मुझे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी % भूमि को ढालू बनाया जा सकता है? 15% भूमि को, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में 15% भूमि को क्या बनाया जा सकता है? ढालू बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और उखड़ भूमि किसको बोलते थे? इजरान को। कहाँ पे? राजस्व अभिलेखों में। चलिए, और झूमिंग कृषि किसको बोलते साथियों? अच्छा, ये नहीं हुआ है ना। झूमिंग कृषि हमने लास्ट क्लास में भी की थी। स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसके तहत किसी स्थान पर वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। फिर इस पर उर्वरता बने रहने तक खेती करते हैं। फिर भूमि बदलो, खेती दोबारा से करो, काट कूट के, तो इसमें पर्यावरण का नुकसान होता है, ठीक है। तो झूमिंग कृषि है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रचलित है, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि 7 सिस्टर्स उस तरह के वाले, और सिक्किम उस तरफ को, ठीक है। तो झूमिंग कृषि पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचलित है। जबकि राज्य की कुछ जनजातियाँ इस प्रकार की कृषि करती हैं। किस प्रकार की? झूमिंग कृषि, ठीक है। जनजातियाँ करती है, पुराने ढर्रे से होती है, इसमें कोई नई मशीनों का यूज नहीं होता है, ठीक है, झूमिंग कृषि में। चलिए, और राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद उधम सिंह नगर है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर है, ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। और तो सबसे कम वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर के बगल में ही चंपावत, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उधम सिंह नगर सबसे ज़्यादा, और उधम सिंह नगर के जस्ट ऊपर से
चंपावत सबसे कम शुद्ध बोया गया है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊषर भूमि चमोली, सबसे ज़्यादा ऊषर भूमि वाला जिला चमोली, और सबसे कम ऊषर भूमि नैनीताल, ठीक है। सबसे कम ऊषर भूमि वाला नैनीताल, नैनीताल में नमी है ऐसे करके याद रख लो, तो यहाँ पे ऊषर कम होगा। सबसे ज़्यादा ऊषर कहाँ, चमोली है, ठीक है। सर्वाधिक परती भूमि वाला, सर्वाधिक परती, पौषे परती पौषे पौड़ी, ठीक है। सर्वाधिक परती भूमि वाला परत, परत पड़ गई ऐसे याद रखो, परत पड़ गई, सब सर्वाधिक परत पड़ गई, सर्वाधिक परत पड़ गई, सर्वाधिक परत यानी कि पौड़ी, ठीक है, ऐसे याद। और सबसे कम परती रुद्रप्रयाग, ठीक है। सबसे कम परती रुद्रप्रयाग, सबसे कम परती रुद्रप्रयाग, ये तो आ गया ना। चलो ये देखो, सबसे अधिक चारागाह भूमि वाला जिला कौन सा है, चमोली, ठीक है। सबसे अधिक चारागाह भूमि वाला जिला कौन है, चमोली, सबसे अधिक चारागाह भूमि वाला जिला चमोली है, ठीक है। चलिए, और ये जो क्षार पद्धति है उत्तराखंड में क्षार पद्धति बोलते हैं ना, वो फसल चक्र प्रणाली से संबंधित है। किससे, फसल चक्र प्रणाली, फसल चक्र प्रणाली। देखिए एक बार में एक फसल बोई जाती है, फिर दूसरे मतलब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अलग, 6 महीने बाद अलग, तो बदल बदल के बोई जाती है, उसी को बोलते हैं क्षार पद्धति, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें कुछ फैक्ट थे जो तुम भूल गए होंगे, तो मैं रिकॉल कराती हूँ एक बार। बताओ ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, 69.77, ठीक है। ग्रामीण 69.77, शहरी कितनी होगी, 30.23%, ठीक है, 30.23%। अच्छा मुझे ये बताओ तुम, उखड़ भूमि किसको कहते थे, राजस्व अभिलेखों में इजरान भूमि को बोलते थे, ठीक है। और कटील भूमि भी इजरान को बोलते थे। और ये बताओ दलदली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, गन्ने और धान के लिए, ठीक है। गन्ने और धान के लिए दलदली मिट्टी उपयुक्त होती है, गन्ने और धान के लिए। और मुझे बताओ दोमट किसके लिए प्रयुक्त थी, दोमट धान और गेहूं के लिए, ठीक है, धान और गेहूं के लिए, धान और गेहूं के लिए दोमट, गन्ने और धान के लिए दलदली, ठीक है। अच्छा और बताओ ICAR कब बना था, 1929 में, ठीक है। अच्छा और पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूमि को ढालू बनाया जाता है, कितने % तक की भूमि को ढालू बनाया जा सकता है, 15%, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ तुम, सबसे ज़्यादा परती भूमि वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा परत पड़ गई, क्या हो गई, सब सर्वाधिक परत पड़ गई, यानी कि सबसे ज़्यादा परती वाला कौन सा, पौड़ी। सबसे कम परती रुद्रप्रयाग। क्षार पद्धति किससे संबंधित थी, फसल चक्र प्रणाली। सर्वाधिक शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल, सर्वाधिक शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल किसमें था, उधम सिंह नगर में था, ठीक है। और सबसे कम किसमें था शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल, उसके पास में ही चंपावत में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऊषर भूमि वाला जिला कौन सा था, चमोली। सबसे कम ऊषर नैनीताल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा परती पौड़ी, सबसे कम रुद्रप्रयाग। सबसे ज़्यादा चरागाह कहाँ पे, चमोली में। और सबसे ज़्यादा ऊषर भूमि चमोली में, सबसे ज़्यादा चरागाह भी चमोली में, सबसे ज़्यादा ऊषर भूमि भी चमोली में। चरागाह और ऊषर भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, ये भी देख लो स्टिकी नोट्स, इसमें क्या लिखा है भाई, भारत में कृषि संगठनात्मक संरचना, भारत में कृषि की संगठनात्मक संरचना 1871 में मेयो के काल में राजस्व व कृषि तथा वाणिज्य विभाग के साथ शुरू की गई, ठीक है। जो भारत में कृषि की संगठनात्मक संरचना है वो कब शुरू की गई, 1871 में। कौन था तब ये वाइसराय, मेयो था, ठीक है, मेयो था वाइसराय, ठीक है। मेयो के टाइम पे ही पहली बार जनगणना भी की जाती है, ठीक है। पहली जनगणना शुरू भी मेयो के काल में ही होती है। तो 1871 में कृषि की क्या करता है ये संगठनात्मक संरचना इसके काल में की गई, ठीक है। और राजस्व व कृषि तथा वाणिज्य विभाग के साथ शुरू किया गया, ठीक है। राजस्व व कृषि तथा वाणिज्य विभाग के साथ शुरू किया गया, किसको, कृषि को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कृषि विभाग की स्थापना 1875 में। कृषि विभाग देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आ गया तो भारत में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई, 1875। हम तो इतना सोच ही नहीं सकते कि इतने पहले बन गया होगा, ठीक है। तो 1875 में बन गया था क्या, भारत में कृषि विभाग। चलिए उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई, 2003 में, ठीक है। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई, 2003 में। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना 2003 में। और उत्तराखंड में फर्स्ट कृषि नीति कब से आई, 2011 में, ठीक है। फर्स्ट उत्तराखंड में पहली कृषि नीति कब आई, 2011 में। और दूसरी कब आई, 2018 में, ठीक है। पहली कृषि नीति 2011 में, दूसरी कृषि नीति 2018 में। हो गया याद, पक्का हो गया ना भाई, भूलना मत यार प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना इतना पढ़ने का, ठीक है। दिमाग में जोर डालो, बस याद करने की सोचो, फालतू का कुछ मत सोचो प्लीज़। चलिए देखिए, खरीफ के मौसम के दौरान देखिए 3 प्रकार के मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है। रबी को ऐसे याद करो, गरीबी,
गरीबी, ठीक है, गरीबी, गौ से गेहूँ, ठीक है। फिर गेहूँ के साथ जो जो फसलें होंगी, अरे फसल नहीं बो रखी है तुमने, पता है तुमको, ठीक है। तो गेहूँ के साथ जो जो फसलें होती हैं वो रबी में आ जाएंगी, ठीक है। और रबी में अगर गेहूँ आ गया तो धान किस में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली खरीफ में चला जाएगा, ठीक है। और फिर धान के साथ जो जो फसलें होती हैं वो किस में, खरीफ में आएंगे, ठीक है। ये तो गलत तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि देखिए जो चीज़ें हमें पता है वो तो हो जाएंगी। देखिए रबी के मौसम में उत्पादित दलहन, देखिए गेहूँ के खेत में मटर डाले रहते हैं ना मटर। और ये मसूर, हाँ देखिए अभी आज कौन सा महीना है, देखिए मार्च है ना, मार्च है, अभी गेहूँ की अभी गेहूँ बो रखे हैं, मसूर बो रखी है, ठीक है, मसूर बो रखी है, और ये चने बो रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, रबी के मौसम की फसलें हैं, ठीक है, रबी के मौसम की फसलें हैं। तो ये भाई इनमें तो कंफ्यूज नहीं करोगे ना, ठीक है, अरे मत करना भाई, हद हो जाएगी ना। देखो और खरीफ के मौसम में कौन सी दाल उगाई जाती है, खरीफ के मौसम में, खरीफ यानी कि धान, धान के साथ दालें क्या होती हैं, देखिए उड़द हो गया, उड़द यानी कि माश, लोबिया हो गया, लोबिया उड़द, गेहत, अरहर, सोयाबीन, ठीक है। भट्ट कब होते हैं, भट्ट खरीफ के मौसम में होते हैं, ठीक है, धान के उसमें, धान वाले इसमें। और और कोणी, कोणी कहाँ होती है, कोणी, कोणी देखी होगी तुमने, जो धान का खेत है, धान के खेत के किनारे किनारे कोणी ऐसे लंबी करके बाली आती है इसकी, ज्वाला बनाते हैं जिसका, और जो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो कोणी भी किसकी हो गई, खरीफ की हो गई, ठीक है। गलत मत करना, कोणी आ गया तो, ठीक है, बहुत बच्चे गलत करेंगे जिनको पता नहीं है, तुमने खेती कर रखी है तो तुम गलत मत करना। अच्छा नेक्स्ट देखो, झंगोरा क्या है, झंगोरा इसको मादिरा भी बोलते हैं, ठीक है, झंगोरा मादिरा। अच्छा ये मादिरा, मादिरा या झंगोरा बोलो, मडुआ, मडुआ मादिरा, मडुआ मादिरा, ये कब होते हैं, धान के साथ ही तो होते हैं, मतलब धान के साथ खेत में नहीं, ये इनको ज़्यादा बोया जाता है ना मडुआ मादिरा को, ठीक है। तो धान छूटने के बाद तुम क्या करते हो, फिर मडुआ मादिरा की बारी भी आ जाती है ना। तो देखो, तो ये भी क्या हो गई, खरीफ की फसल हो गई, ठीक है। तो झंगोरा है या मादिरा है, इसको क्या बोलते हैं, बिलियन डॉलर ग्रास बोलते हैं, ठीक है। झंगोरा या मादिरा को क्या बोलते हैं, बिलियन डॉलर ग्रास, झंगोरा या मादिरा को क्या बोलते हैं, बिलियन डॉलर ग्रास। अच्छा दो चीज़ें हैं, राजमा और मूंग, मूंग दाल और राजमा, ये रबी और खरीफ दोनों में हो जाती है, ठीक है। राजमा और मूंग क्या होती है, रबी प्लस खरीफ दोनों में बन जाती है, ठीक है। अरहर किसकी थी, खरीफ की थी, ठीक है। अरहर किस में होती है, खरीफ में। अरहर तो नहीं बोते हो ना, पहले से बोते थे लेकिन अब नहीं बोते, तो अरहर किस में होती है, खरीफ में होती है। अरहर, गहत, उड़द, लोबिया, ये सब एक साथ इनकी दाल ही बना लो ना, एक मन में सोचो, अरहर, गहत, उड़द, लोबिया, सोयाबीन, मिक्स दाल बना रहे हैं, तो इन दाल को ले लो, खरीफ में मान लो फिर, ठीक है। चलिए ये हो गई। अच्छा ये तो हो गया था ना। सबसे ज़्यादा चरागा भूमि वाला जिला क्या था, चमोली, और सबसे ज़्यादा ऊसर भी क्या था, चमोली था, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो नया डेटा है ना, तो इसको मैंने अब दूसरी अभी लिखा है, उसको मैं दिखाऊंगी, ठीक है। और राज्य की तीसरी मुख्य फसल कौन सी है, गन्ना है, ठीक है, तीसरी मुख्य फसल है गन्ना, और जो कि क्या, नगदी फसल। नगदी फसल ये है जो स्वयं के यूज से ज़्यादा बेचने के लिए जिसको हम यूज करते हैं, उगाते हैं, तो उनको कहते हैं नगदी फसलें, ठीक है। जैसे गन्ना, कपास, ये सब हो गई। तो हमारे यहाँ कपास वगैरह तो होगा नहीं, क्योंकि काली मिट्टी में होता है कपास, तो प्रायद्वीपीय भारत इस साइड को होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, तीसरी मुख्य फसल गन्ना। गन्ने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त थी, दलदली मिट्टी, ठीक है। चलिए, और तराई क्षेत्र में होता है गन्ना बहुत सारा। और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक जिला कौन, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, ठीक है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, गन्ने के लिए कौन, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, गन्ने के लिए क्या, कौन, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून। देखो उधम सिंह नगर, हरिद्वार तो तुम कर लोगे, मैदानी जिले हैं, तो यहाँ पे तो होगा ही गन्ना। और देहरादून, ठीक है, यहाँ पर भी खूब सारी नहरें हैं, इनकी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, जिसमें वहीं पर गन्ना होता है और वहीं पर धान होते हैं, तो इस तरह से अनुमान लगाओगे, ठीक है। चलिए, और सबसे प्रमुख फसलें कौन सी हैं, गेहूँ, फिर चावल, तीसरी हमने बोली थी गन्ना, तीसरी हमने बोली थी गन्ना, और चौथी क्या है, मड़ुआ है, ठीक है। गेहूँ, चावल, गन्ना और मड़ुआ, ओके। गेहूँ, चावल, गन्ना और मड़ुआ। दलहन तो बता चुके थे हम, बताओ अरहर किस में आती है, खरीफ में आती है, लोबिया खरीफ में, और बिलियन डॉलर ग्रास किसको कहते हैं, मादिरा यानी कि झंगोरे को, ठीक है। अच्छा जो रबी और खरीफ दोनों में होती थी, कौन सी थी, मूंग और राजमा। चलिए ये हो गया। अच्छा ये देखो, और भट्ट किस में आती है, भट्ट खरीफ में आती है, ठीक है, सोयाबीन मतलब। अच्छा राज्य में उत्पादित जो मडुआ या रागी है, ठीक है, मडुआ या रागी, जिसको रागी बोलते हैं, और स्थानीय भाषा में इसको कोदा भी कहते हैं, ठीक है। मडुए को क्या बोलते हैं, कोदा। वो एक गाना भी था, क्या कहते हैं वो, गोदी हाल कोदा सुआ, ऐसे करके कुछ था, मतलब था जो भी था, कोदा करके था, ठीक है गाना। छोड़ो यार गाने में इधर उधर पर प्लीज़ यार इसको याद करना, ठीक है। अच्छा देखो, और जो कोदा हमारे यहाँ उगाए जाते हैं मडुआ, उसको जापान में निर्यात किया जाता है, ठीक है, जापान में। और पर्वतीय भागों में मडुए की खेती की जाती है, और सबसे ज़्यादा मडुआ होता है पौड़ी में, ठीक है। सबसे ज़्यादा मडुआ कहाँ पे होता है, पौड़ी में होता है, ठीक है। चलिए
देखिए धान और मक्का क्या है, खरीफ ऋतु की फसल है, ठीक है। धान के खेत में मक्के बोए रहते हो ना, मक्के, तो जब मक्के लेने जाते हो ये धान के खेत से, तो धान भी टूट जाते हैं और धान ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं टूटने के लिए, तो धान और मक्का खरीफ, ठीक है। चलो, और मोटे अनाजों में कौन कौन उगाए जाते हैं, ज्वार और बाजरा, ठीक है। ज्वार और बाजरा मोटा अनाज ही तो हो गया। मोटा अनाज मिलेट्स बोलते हैं जिनको, 2023 को बोला था, मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया था, याद होगा तुमको, ठीक है। तो मोटे अनाजों में क्या क्या उगाया जाता है, ज्वार और बाजरा, ठीक है। बाजरा तो एक तो इसका झाड़ू बनता है वो वाला बाजरा, एक खाने वाला बाजरा होता है। और ज्वार भी ऐसे बाली ऐसे करके आती है उसकी ऐसे सीधी करके, फिर उसमें वो लगे होते दाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और जो लघु मोटे अनाज है, ठीक है। देखिए मोटे अनाज मेनली मोटे हैं ज्वार और बाजरा। लघु मोटे अनाज में मडुआ हो गया, मदिरा हो गया और कोदा हो गया, ठीक है। कोदा तो मुड़ी वगैरह बोलते हैं, ठीक है। मडुआ और मदिरा क्या हो गए, मडुआ या झंगोरा क्या हो गए, लघु मोटे अनाज। और झंगोरे को क्या कहते हैं, $1 बिलियन क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और राज्य में 11 तिलहनी फसलें होती हैं। कितनी फसलें होती हैं तिलहनी, 11 तिलहनी फसलें होती हैं, जिनमें से 9 किसानों द्वारा मौसमी फसलों के रूप में बोई जाती है, ठीक है। जिनमें से 9 किसानों द्वारा मौसमी फसलों के रूप में बोई जाती है। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए, तिलहनी यानी कि जिन फसलों से हमको तेल मिलता है, ठीक है, वो वाली फसलें कितनी होती हैं, 11 होती हैं, ठीक है, 11। और जो 9, उनमें से जो 11 में से 9 हैं मौसमी फसलों के रूप में बोई जाती है, ठीक है, वो किसान बोते हैं। अच्छा, वो तेल निकालने के लिए क्या क्या होता है, जैसे सरसों हो गया, लाई हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। और देखो सूरजमुखी है, भंगजीरा है, तिल है, ठीक है। सूरजमुखी भी तेल भी तो निकालते हैं इसका, ठीक है। तो सूरजमुखी, भंगजीरा और तिल ये भी खरीफी है, ठीक है। देखो सूरजमुखी, भंगजीरा और तिल ये भी किसकी हैं, खरीफी हैं, ठीक है। सूरजमुखी, भंगजीरा और तिल किसकी हैं, खरीफ की। याद रखना, एक सेकेंड रुकना।